हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन है लैंगिक जनन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक आपने लैंगिक चीजें समझी हैं, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा है, मेल गैमेट को आपने समझा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली है। हमने समझ लिया है, डायग्राम बना करके समझा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं अभी तक जो भी चीजें हमने समझी हैं। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको क्या करना है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको बना करके लेके आना है और आपने देखना है कि कहाँ पे किस पार्ट में यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है। आपको बताया गया है। सबसे पहले थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी अभी तक। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ स्ट्रक्चर देखा था। ये फैलोपियन ट्यूब का पोर्शन हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा था, ये यूट्रस वाला पोर्शन है। ये पूरी आपके पास फैलोपियन ट्यूब आती है, जिसे आप ओविडक्ट भी कहते हैं, या ओविडक्ट भी इसे आप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपने कहा जो फैलोपियन ट्यूब है उसके तीन पार्ट हमने कहे थे। ये है इस्थमस, ये है एम्प्यूला, ये है फेमरी और इनफंडिबुलम कहेंगे। इनफंडिबुलम का पार्ट होगा फेमरी। ये है इनफंडिबुलम और ये आपके पास आता है फेमरी। ठीक है, तो हमने तीन पार्टों की यहाँ पे बात की थी किसके, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। सबसे पहले हमने बात की है कि गैमेट का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है, तीन पार्ट्स की हमने बात की थी। अब हमने क्या क्या चीजें समझी थी। सबसे पहले तो हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, ओवरी होगी। ओवरी के अंदर क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है, ओवम ही क्या है, फीमेल गैमेट है। सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाता है कि गैमेट का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है। आपने कहा ओवरी में। अब जो गैमेट है उसे कौन रिसीव करेगा, आपने कहा फिमरी रिसीव करेंगे, एम्प्यूला तक लेके जाएंगे और यहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की साइट होगी। यहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। फिर आपने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, क्योंकि ये क्या है, आपको यूट्रस की वॉल दिखाई गई है, यूट्रस की जो लेयर्स हैं वो दिखाई गई हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इतनी बात हमने की थी, यही बात हमें क्या करनी है, पढ़नी है, जो कि आपको यहाँ पर बताई गई है। क्या क्या चीजें हमने अभी तक समझी। आपने कहा द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन अ पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट एंड यूट्रस। जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आपने कहा एक जोड़ी क्या पाई जाती हैं, ओवरीज पाई जाती हैं इस प्रकार से। दूसरा हमने कहा फैलोपियन ट्यूब है, जो कि ये ट्यूब आपको दिखाई गई है। तीसरा हमने कहा यूट्रस है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये क्या होता है, यूट्रस होता है। तो ये सभी मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज के बारे में बोला गया है, द ओवरीज इज ओवल शेप। ओवरी कैसे होती है, ओवल शेप की होती हैं। ठीक है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। आपने जो एब्डोमिन होता है, लोअर एब्डोमिन एंड अपर एब्डोमिन की आप बात करते हैं। ठीक है, तो इतने होते हैं एब्डोमिन कैविटी। और एक जैसे कि आपने कई चीजें पढ़ी थी, जब आप आगे चल के पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी को, तब आप बात करेंगे यहाँ पर डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम से ऊपर आप थोरैसिक कैविटी पढ़ते हैं, डायफ्राम से नीचे आप एब्डोमिन कैविटी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या कहते हैं, आपने कहा ये है डायफ्राम और यहाँ पर इस डायफ्राम में क्या पड़े होंगे, लंग्स इस प्रकार से होते हैं। और इन्हीं लंग्स में आप क्या कहते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये आपके थोरैसिक चैम्बर में आता है। ठीक है, और यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका एब्डोमिन वाला पोर्शन आ जाता है।
क्लियर है? तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो लोअर एब्डोमेन में ही पाए जाते हैं एंड प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। और नेक्स्ट हमने बोला पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है या जिसे आप ओविडक्ट कह रहे हैं वो भी एक पेयर होता है। क्यों? क्योंकि एक इधर है तो एक इधर है, तो एक पेयर आपके पास क्या आती है? फैलोपियन ट्यूब आती है। क्या फंक्शन होता है इनका? फैलोपियन ट्यूब्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ओवरीज। आपको बोला गया था कि डायरेक्टली जो फैलोपियन ट्यूब है वो ओवरी से कनेक्टेड नहीं होंगे। जैसे ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये इसकी क्या है? फिमरी वाला पोर्शन है, जैसे हमने कहा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, एकदम अटैच नहीं होंगे, इस प्रकार से होता है। और ये आपके फैलोपियन ट्यूब का अदर जो पार्ट आ जाता है। हमने बोला डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं बट कनेक्टेड बाय द फनल शेप ओपनिंग। फनल शेप की ओपनिंग के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होंगे। यूट्रस के बारे में क्या बोला गया? यूट्रस कौन सा? ये वाला जो पोर्शन होता है जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। आपने कहा द ओविडक्ट कनेक्टेड टू द यूट्रस। जो ओविडक्ट होते हैं यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो किससे हैं? आपके यूट्रस से कनेक्टेड है कनेक्टेड। ये आपका यूट्रस वाला पोर्शन आ गया है और यहीं से क्या है? आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, ये ओविडक्ट है, वो कनेक्टेड होता है यूट्रस से। विच इज अ बैग लाइक ऑर्गन। क्या है? एक बैग जैसी संरचना है। The uterus is the female part where the development of the zygote takes place। कि यहीं पर क्या होगा? जो भ्रूण होगा उसका विकास होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वजाइना। यूट्रस इज कनेक्टेड टू द नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड द वजाइना। ठीक है, ये क्या होती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या होती है? ओपनिंग होती है। इतनी बात क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? गैमीट की। कि जो गैमीट होता है फीमेल गैमीट, उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने मेल गैमीट के स्ट्रक्चर को देखा है और फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा आएगा? यानी कि जो आपके पास ओवम होता है, ओवम का स्ट्रक्चर कैसा आता है? ये है ओवम, यानी कि फीमेल गैमीट का, गैमीट की संरचना है। आपको क्या क्या चीजें बताई गई है? जैसे कि न्यूक्लियस इसमें होगा ही, न्यूक्लियोलस वाला पोर्शन आता है। एग साइटोप्लाज्म, यानी कि अगर आपने सेल पढ़ा है तो साइटोप्लाज्म को आप जानते हैं, एग का साइटोप्लाज्म होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, फॉलिकल सेल्स होते हैं, जोना पैलिसिडा होता है। ये स्ट्रक्चर आप डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है और क्या क्या चीजें आपको समझाई गई हैं। ओवा आर मच लार्जर देन द मेल गैमेट। मेल गैमेट से जो ओवा होता है वो बड़ा होता है, यानी कि फीमेल गैमेट का जो साइज है वो यहाँ पे बड़ा होगा, अबाउट 0.15 mm in diameter. Eggs has a thin layer called a jelly coat that allow only one gamete to enter into it ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब आपने कहा जब फर्टिलाइजेशन होगी तो सिर्फ एक ही गैमीट क्या होगा? ओवम से क्या करेगा? यहाँ पे फ्यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी लेयर्स होती हैं यहाँ पर ओवम में कि जैसे ही फर्स्ट जो गैमीट है वो एंटर होता है तो उसके बाद क्या होगा? जो अदर गैमीट है अब वो वहां पर एंटर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए एक बार आप देखिए ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या चीजें आपको समझाई गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें आप बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। चलिए, तो अब हमारे पास सेकेंड स्टेप आता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन की। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट हमारे पास आते हैं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन पहला, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, और तीसरा आता है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिए आपने कौन कौन से पोर्शन यहाँ पर क्या किए हैं देखे हैं। आपने कहा प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, देन हम पढ़ते हैं गैमीट फॉर्मेशन को, और गैमीट ट्रांसफर।
तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि आप जानते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होंगे, अलग अलग ऑर्गन अब वहाँ पर आप देखेंगे। गैमीट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो अभी आपके पास नहीं आती है, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तब आप देखते हैं कि गैमीट कैसे बन रहे हैं। जिस गैमेट की हम बात कर रहे हैं वो गैमेट कैसे बने हैं एक्चुअली में आपके पास प्रोसेस अभी नहीं आती है, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन भी आप यहीं पे देखते हैं और ट्रांसफर भी यहीं पे देखते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन आते हैं, तो फर्टिलाइजेशन में सिंपली आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, यहाँ पर दोनों गैमेट का संलयन या फ्यूजन होता है। क्या देखते हैं, संलयन या फ्यूजन होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी, जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, देन हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ होगा, यहाँ पर देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई थी एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ था। चलिए, हमने कहा फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, दो गैमेट का फ्यूजन होता है। गैमेट कौन कौन से आए हैं, हमने कहा पहला है मेल गैमेट। अब मेल गैमेट का क्या नाम है वो आप ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि मेल गैमेट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड हमने कहा फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट का क्या नाम है ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट आए, तो जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने कहा वो होंगे हैप्लॉइड। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होंगे। अब हैप्लॉइड का क्या मतलब है, पहले हम इसे समझते हैं। हमने कहा हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, गुणसूत्रों का जो नंबर होता है वो 46 होता है। अब आप सोचेंगे गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्रों से पहले हम बात करते हैं थोड़ा डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। डीएनए, जो कि आपने सुना होगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है या हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है, हमने कहा डीएनए अलग अलग चीजों से मिलकर के बना होता है, कि शुगर यहाँ पर होंगी, ठीक है, कुछ बेस यहाँ पर होते हैं, उससे क्या होता है यहाँ पर जो डीएनए है उसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, इस प्रकार से ये डबल स्ट्रैंड होता है। इसमें क्या क्या चीजें बनी होंगी, हमने कहा अलग अलग चीजें होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, ये आपके लिए होमवर्क भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार सर्च करके लेके आएंगे कि जो डीएनए है, डीएनए का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर के होता है। जैसे हमने कहा पेंटोस शुगर है, अब पेंटोस शुगर क्या है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेस हमारे पास आते हैं। तो हमने कहा जो डीएनए है, डीएनए में क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ पेंटोस शुगर होती है जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होती है, कुछ क्या आते हैं नाइट्रोजनस बेस आते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, एक बार आप लोग क्या करेंगे घर से इसे करके लेके आएंगे, ठीक है। जब हमारे पास चैप्टर में डीएनए आएगा तो हम डीएनए को अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। अब हमने कहा डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए का फंक्शन क्या है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन, आपकी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो भी है वो सारी डीएनए में होती है। यानी कि मैं कहूँ कि अगर एक्सटर्नल फीचर में मैंने कहा कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपका बॉडी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपके हेयर कलर या आई कलर कैसा है, या आपकी हाइट कैसी है, आपकी वॉइस कैसी है, या फिर मैंने कहा आपकी बॉडी में कब कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, इन सारी चीजों के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सारे जो गुण होते हैं वो डीएनए की वजह से आते हैं।
हाइट अच्छी है, इसका मतलब इसके लिए डीएनए जिम्मेदार है। हाइट बहुत अच्छी नहीं है तो इसके लिए क्या है, डीएनए जिम्मेदार है। आप गोरे हैं या आप काले हैं, इसके लिए भी आपका डीएनए जिम्मेदार है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक जो पर्सन होता है वो यूनिक होता है, क्योंकि हर एक का जो जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन है वो अलग होता है, इसीलिए वो क्या होता है, यूनिक होता है। अब क्योंकि सारे कैरेक्टर के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है और ये डीएनए हमें हमारे माता पिता दोनों से मिलता है। डीएनए हमने कहा कि क्या होता है, एक ऐसी संरचना में क्या होता है, इस प्रकार से अरेंज होता है। ये सिर्फ एक डीएनए था, लेकिन हमने कहा डीएनए में कुछ प्रोटीन ऐड हो गई हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की प्रोटीन ऐड हो गई हैं, ठीक है। डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन मिल करके ऐसी संरचना बनाते हैं, जैसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये क्रोमोसोम हम हैं, हमने कहा ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए के ऐसे, डीएनए का पूरा क्या पड़ा रहता है, डीएनए यहाँ पे पड़ा हुआ होता है, ये क्रोमोसोम होते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये 2 क्रोमोसोम हैं, इसी प्रकार से हमारी बॉडी में टोटल 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम। हमने क्या कहा, कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। आप समझे गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र में हमने कहा गुणसूत्रों के अंदर ही हमारा पूरा डीएनए होता है, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन होती है। कितने होते हैं टोटल, 46, यानी कि एक ये है, 2 ये है, इसी प्रकार से 46 होते हैं। अब हमने कहा कि जो हमने क्रोमोसोम बनाए हैं वो हमने जोड़े में बनाए हैं, इसी प्रकार से जोड़े बनते हैं। तो अगर 46 का जोड़ा आप बनाओ तो कितने जोड़े आप बनेंगे हमारे पास, हमने कहा हमारे पास बनेंगे 23 पेयर या 23 जोड़े हमारे पास बनते हैं। इतनी बात आप समझिए कि कितने क्रोमोसोम। अब ये बात हर एक सेल की है, ठीक है। हर एक सेल में आपको यही सिचुएशन देखने को मिलती है कि हमारे पूरे शरीर में 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब हमने कहा क्या सभी के शरीर में इतने ही होते हैं, अगर हम बात करें किसी बर्ड की हम बात करें या किसी हम प्लांट की बात कर रहे हैं या हम किसी हैन की बात कर रहे हैं, किसी की भी हम बात करें, किसी जो अदर जो एनिमल्स हमारे पास आते हैं, क्या सब में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हमने कहा नहीं। ये सिर्फ बात हो रही है मनुष्यों की, बाकी सब में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है, अलग अलग हो सकता है। तो हमने कहा कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनका नंबर पूरा है या आधा है, इस बात से हमारे पास 2 शब्द आते हैं कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा है या पूरा है। अब आप डीएनए को समझ चुके हैं, तो हमने कहा आप समझते हैं क्रोमोसोम का नंबर। हमने कहा क्रोमोसोम का नंबर क्या आता है, या तो हमारी बॉडी में पूरा होता है या आधा आता है। तो अगर पूरा यानी कि 46 क्रोमोसोम पूरे हैं, तो अगर हमने कहा कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम हैं, तो हम इसे कहते हैं डिप्लॉइड, क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे। डिप्लॉइड का मतलब होगा कि हमारे पास क्रोमोसोम का पूरा नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, ध्यान दीजिए 23 पेयर या 23 जोड़ी की बात नहीं हो रही है, हम 23 क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्या है, 23 क्रोमोसोम। तो हमने कहा हम कहलाते हैं हैप्लॉइड, या हमारी सेल कहलाती है हैप्लॉइड, ठीक है। हैप से आप याद रखेंगे हाफ, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और डाई से आप याद रखेंगे डबल यानी कि फुल। तो हमने कहा कि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, हमारी सेल कहलाती है डिप्लॉइड। और अगर हमारे पास आधे क्रोमोसोम रह गए हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही रह गए हैं, तो हम कहलाते हैं हैप्लॉइड। अब आपने कहा ऐसा क्यों है कि कभी हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, कभी 23 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पूरे शरीर में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं सारी सेल्स में, लेकिन जब यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है, जैसे कि गैमीट बने हैं, जब गैमीट का निर्माण होता है तो हमारे पास हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। हैप्लॉइड का मतलब आप क्या समझे कि अब यहाँ पर गैमीट में कितने क्रोमोसोम हैं, 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। क्या समझे कि अब गैमीट के पास 23 क्रोमोसोम है, तो सिर्फ आपके गैमीट ही ऐसे होते हैं कि जिनमें हैप्लॉइड कंडीशन आती है, बाकी आपके बॉडी में सारे क्या होते हैं, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्यों हमारी बॉडी में यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन हो रही है। इसका एक रीजन है, क्योंकि एक नॉर्मल सेल जो होगी उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 46। अगर 46 से कम है
या 46 से ज़्यादा है, दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन आपके पास आती है। आगे जाके अगर आप कुछ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है कभी क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा या कम हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है डिसऑर्डर देखने को मिलता है, वो बीमारियां क्रिएट करते हैं, वो क्या असामान्य स्थिति होती है। सामान्य स्थिति कब होगी, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। अब सोचिए अगर गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर आधा ना होता और 46 होता तो आप क्या कहते हैं, आपने कहा कि यहाँ पर अब क्या होगा, फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब है कि ये गैमीट और ये गैमीट आपस में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आपने कहा कि आपके पास क्या था, एक बड़ा सा बोल था, ठीक है, या बड़ा सा टब था। आपने कहा एक गिलास पानी आप लेके आए, एक गिलास पानी आपका फ्रेंड लेके आए, और आपने अपने दोनों दोनों ने क्या किया, जो पानी था वो उस टब में डाल दिया है। अब वो जो दोनों ग्लासेस में पानी था वो मिक्स हो गया है, कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए कि दोनों गैमेट यहाँ पर फ्यूज हो गए हैं। जब दोनों गैमेट फ्यूज हो गए हैं तो आपने कहा 23 जो क्रोमोसोम है वो इसके यहाँ आए और 23 क्रोमोसोम इसके यहाँ आए, तो आपने कहा कि टोटल इसके पास जो क्रोमोसोम बने हैं वो कितने हैं। अब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड को आप समझ चुके होंगे, मैं ये हटा रही हूँ, ठीक है। आपने कहा कि जब फ्यूजन हुआ, जब यहाँ पर संलयन हुआ, तो आपके पास बना इस स्ट्रक्चर को हमने कहा जाइगोट या युग्मनज। इस युग्मनज में जो क्रोमोसोम का नंबर था वो कितना था, 46 क्रोमोसोम थे। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। कैसे 46 बने, 26 कैसे आए, 23 तो यहाँ पे फादर से आए हैं और 23 कैसे आए हैं, मदर से आए हैं। तो जाइगोट में कैसे बने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम बने। तो हम कह सकते हैं कि जो जाइगोट है वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, कहेंगे हम जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। ठीक है। अब सोचिए अगर कि यहाँ पर गैमीट का नंबर आधा ना हुआ होता, जो क्रोमोसोम का नंबर है, गैमीट का नंबर नहीं कहेंगे, क्रोमोसोम का नंबर कहेंगे, कि अगर यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं हुआ होता तो 46 क्रोमोसोम तो मदर से आते और 46 क्रोमोसोम फादर से आते, तो कितना हो जाता ये 92। ठीक है। हमने कहा कि एक नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर हो जाता वो 92 हो जाता, जो कि एबनॉर्मल है, असामान्य है। ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती। अगर किसी सेल में यहाँ पर 92 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पर वो सामान्य जो जीव है वो नहीं होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि हमें नॉर्मल सेल में कितनी चाहिए, 46 चाहिए, इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर आधा यहाँ पर हो जाता है। और यही जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, ये वाली जो प्रोसेस है यही क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या हो गया है यहाँ पे, आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है कंप्लीट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जिसे आप क्या कहते हैं, निषेचन भी कहते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर हो गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, निषेचन क्या है, निषेचन की प्रक्रिया को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक बार क्रॉस देखिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में इसे लिखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन को पढ़ लेते हैं, क्या चीजें हमने समझी हैं। ठीक है, क्या बताया गया है फर्टिलाइजेशन में आपको, हमने बोला फर्स्टली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बिगिन व्हेन अ मेल गैमेट फ्यूज विद द ओवम। आपने कहा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कब शुरू होता है, या रिप्रोडक्शन कब शुरू होता है, जब हमने कहा जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिंपल सी बात है। The nuclei of the male gamete and female gamete combine together and form a single nucleus। आपने कहा कि मेल गैमेट का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस फ्यूज होकर के क्या बनाते, एक कोशिका बनाते, सिंगल सेल बनाते, जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं। एज अ रिजल्ट जाइगोट इज फॉर्म, यानी कि परिणाम स्वरूप आपके पास क्या बनता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है।
Since the zygote is formed with the fusion of male and female gamete, the new individual possess the characteristics of both द पेरेंट। आपने कहा क्योंकि जाइगोट में दोनों के क्रोमोसोम हैं, तो इसीलिए जो जाइगोट होगा अब वो दोनों के कैरेक्टर को कैरी करेगा, मेल के भी फीमेल के भी, या मदर के भी फादर के भी। ये फर्टिलाइजेशन दिखाई गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट गैमेट है जब वो क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, तो अदर गैमेट यहाँ पर अब एंटर नहीं हो सकते। तो क्या होता है, एक एक गैमेट ही यहाँ पर फ्यूज होते हैं। तो आज हमने बात की है फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के जो टाइप्स होते हैं या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो कि आपके पास डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे कि जाइगोट में आगे क्या हुआ जिससे कि पूरे एक नए जीव का निर्माण होता है। तो थोड़ी सी चीजें आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे और रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।